हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार द्विवेदी आपका शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जीएस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल हमारा किस देश की मुद्रा है? ब्राजील की मुद्रा है। कहाँ की है? ब्राजील की मुद्रा। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? चीन की मुद्रा है युआन। इसी तरह जापान की मुद्रा बहुत पूछा जाता है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। भारत की मुद्रा आप जानते ही हैं, रुपया होता है। पाकिस्तान की भी रुपया, पाकिस्तान की जो मुद्रा होती है वो भी रुपया है। ठीक। और यदि हम बात करें बांग्लादेश की, कहाँ की? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। टका। ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही होगा? रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है? तो ब्राजील की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र जो है हमारा वो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। कैसे? सूर्य जो है जब महासागरों के जल का वाष्पीकरण करता है और वो वाष्पीकृत होने के बाद जल बादलों का रूप लेता है और बादल फिर ठंडे होकर पुनः वर्षा करते हैं और वो जल पुनः महासागरों में पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं जल चक्र। क्या कहते हैं? जल चक्र। और ये किसके द्वारा संभव हो पाता है? सूर्य के द्वारा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? तो पानी और खनिज के परिवहन को जो पौधे का हिस्सा सक्षम बनाता है उसको बोलते हैं जाइलम। जा से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अगर हम याद रखने के लिए करें तो याद कैसे रखेंगे? जाइलम। जाइलम का जा और पानी का जल। पानी को अगर हम जल कहें तो जाइलम और जल। ठीक है ना? जल और खनिज लवण। अच्छा, खनिज लवण कैसे हम लोग याद रखेंगे? जल जो होता है हमारा पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं हमारे पौधे, और खनिज लवण भी पृथ्वी में ही होते हैं। तो ये दोनों चीज एक ही जगह पे पाए जाते हैं, तो दोनों एक ही परिवहन ऊतक के माध्यम से आएंगे। तो जल और खनिज लवण जो होगा हमारा जाइलम के द्वारा आएगा। और एक ऊतक होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। इस फ्लोएम का कार्य जो होता है वो पौधे के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उस भोजन को, उस पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करना? उसका परिवहन करना। कहाँ? पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है हमारा फ्लोएम नाम का ऊतक करता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? जाइलम। पानी और खनिज का परिवहन कौन करता है? पौधे का जाइलम ऊतक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? क्या कह रहा है? प्रथम व्यक्ति जिसने सबसे पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वो है हमारी देविका रानी। ये अभिनेत्री हैं और इन्हें 1969 में ये अवार्ड पहली बार दिया गया था। पहली बार इन्हीं को दिया गया था। ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, या सूर्य की ऊर्जा का माध्यम क्या है? ठीक है ना? तो माध्यम हमें बताना है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो माध्यम है वो परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन भी बोलते हैं, नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर ये काहे में चेंज हो जाते हैं? हीलियम में। और हीलियम में जब ये चेंज होते हैं तो इनका जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का के अणुओं परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो हीलियम के परमाणु के द्रव्यमान से अधिक होता है। यानी यहाँ पे द्रव्यमान का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। और वो कमी हमें किस रूप में प्राप्त होती है? एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में। किस रूप में प्राप्त होती है?
ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य को अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। और इन्हें चाणक्य को चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। और इनका एक और नाम था प्रचलित, कौटिल्य। कौटिल्य क्या था? कौटिल्य। ठीक, ये कौटिल्य भी इन्हीं का नाम था। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? महामंत्री थे। ठीक है, और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र इनका ग्रंथ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मारियाना ट्रंच यानी मारियाना गर्त, ये किस महासागर में स्थित है? तो महासागर तो हमारा क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। इससे संबंधित और चीजें, इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर ये गहरा है। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। उसके अलावा ये पूछा जाता है किस देश के आसपास है? तो ये फिलीपींस के पूर्व में है। फिलीपींस की पूर्व दिशा में ये मारियाना गर्त है, या मारियाना ट्रंच कहें तो ये हमारा स्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक, तो इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित है? तो यहाँ पे बेंगलुरु तो है नहीं, मुंबई तो है नहीं, ठीक है, नई दिल्ली तो है नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमारा किसने बसाया था? नेक चंद ने। ठीक है, यहाँ पे नेक चंद के द्वारा जो बसाया गया था, यहाँ पे एक रॉक गार्डन है। क्या? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन है, उसको हमारा नेक चंद ने बसाया था। रॉक गार्डन। ठीक, तो हमारा राइट आंसर चंडीगढ़। वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर जो है वो हमारा है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? तो लैन का तात्पर्य एल से लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारा राइट आंसर क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि है बी नंबर, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये छोटे एरियो में जैसे घरों में, ऑफिसों में या हवाई अड्डों में, ऐसी जगहों पे इस नेटवर्क का यूज किया जाता है। और बड़ी जगहों पे जैसे बड़े शहरों में इनमें यूज करने के लिए जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से घग्गर हमारी हिमालय से निकलती है, ये तो राइट आंसर होगा नहीं, ये गलत हो गया। दामोदर जो है ये हमारा हो नहीं सकता, ये बंगाल में बहती है। सोन हमारी जो है ये निकलती है अमरकंटक से और आगे जाके पटना के पास गंगा में मिल जाती है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो अमरकंटक है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके में पाया जाता है। हमसे पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा जो है ये महाबलेश्वर नाम की एक जगह है, महाबलेश्वर। ठीक है, ये महाबलेश्वर कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नाम की जगह पाई जाती है, जो कि कहाँ पे? पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। तो ये पश्चिमी घाट पर से निकलने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर बेंगलुरु। बेंगलुरु में हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है।
और कानपुर में हमारा जो है दलहन अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? दलहन अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और मुंबई में ट्राम्बे है जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे लगा है। ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। और ये चेन्नई जो है यहाँ पे हमारा चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के बाद, ठीक है, रिएक्टेंट जो अभिकारक होते हैं वो उत्पाद में बदलने के बाद पुनः अभिकारक में नहीं बदल पाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और जो वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो होता है हमारा, वो उत्पाद में बदलने के बाद उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे जो ऊर्ध्वपातन है इसमें भी हम लोग पुनः हमें वही वस्तु मिल जाएगी, स्फटिक में भी मिल जाएगी, आसवन में भी मिल जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गए? गलत। और निष्क्रियकरण हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है? निष्क्रियकरण में एसिड प्लस बेस ये मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर और साल्ट, लवण। तो ये साल्ट और वाटर अलग अलग हो जाते हैं और साल्ट वाटर से फिर पुनः बेस और एसिड नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये अभिक्रिया हो गई हमारी निष्क्रियकरण। तो इस प्रकार से निष्क्रियकरण जो होगा वो हमारी एक रासायनिक परिवर्तन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो भारत तो थे नहीं, बाना थे नहीं, भवभूत थे नहीं। राइट आंसर क्या होगा? भास्कर। ये 7th सेंचुरी, ठीक है, 7th सेंचुरी के गणितज्ञ थे, ठीक है ना, भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? न्यूनतम छिद्रयुक्त जो मिनिमम हो, जो इन मिट्टियों के बारे में बात करें तो जो सबसे छोटा जिसका कण हो मिट्टी का, उस मिट्टी की बात तुमसे कर रहा है। तो इसमें क्या है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो है वो क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी जो है उसका कण जो होता है 2 माइक्रोन से भी छोटा होता है। कितना? 2 माइक्रोन से भी छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ठीक है, तो लुई पाश्चर ने तो हमारा पाश्चराइजेशन का सिद्धांत दिया था, पाश्चुरीकरण, दूध के पाश्चुरीकरण के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये हमारा तो सही आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। रॉबर्ट बायल ये टेम्परेचर से संबंधित सिद्धांत दिए थे। और जो जॉन डाल्टन थे इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि दी थी जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, ओके। तो राइट आंसर क्या होगा? बर्जीलियस, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जो था वो था जानकी नाथ। ये पेशे से वकील थे। क्या थे? वकील थे, एडवोकेट थे, ठीक। और सुभाष चंद्र बोस जो थे ये आजाद हिंद फौज के, आजाद हिंद फौज से संबंधित थे। आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो जापान में हुआ था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने ही सबसे पहले इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। और ये नारा इन्होंने कहाँ से दिया था, ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो ये नारा इन्होंने दिया था सिंगापुर रेडियो, सिंगापुर
रेडियो से बोलते हुए इन्होंने आज़ाद दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1945 में एक प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा मानते हैं, लेकिन अभी ये रहस्य ही बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं। एक सबसे छोटी होती है और दूसरी होती है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, ठीक है, एक सबसे छोटी हड्डी, दूसरी सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी जो होती है उसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ पे पाई जाती है ये भी पूछ लेता है। तो ये कान में पाई जाती है, कान के बीचों बीच पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर। कौन सी? फीमर। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर ट्रांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन का यूज हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है लाइट पेन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है? जो पीछे की ओर उड़ता है, तो ये कौन सा है? हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। इसका अन्य नाम है गुंजन पक्षी। इसे क्या कहते हैं? गुंजन पक्षी भी बोलते हैं। ये बहुत छोटा होता है, ये लगभग 2.5 ग्राम का होता है, ठीक है। इसका जो आकार होता है वो 5 सेंटीमीटर के लगभग होता है, ठीक है। तो ये सबसे छोटे पक्षियों में गिना जाता है और सबसे छोटा पक्षी भी होता है। गुंजन पक्षी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको हमिंग बर्ड, ठीक है। तो ये पीछे की ओर उड़ता है। कहाँ? पीछे की ओर उड़ सकता है। तो ये इस पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी भी है हमिंग बर्ड। इसे गुंजन पक्षी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक। अब इनका नाम तो था राम मोहन राय, ठीक है। इनको राजा की उपाधि किसने दी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजा की उपाधि इन्हें जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय कौन था? ये अकबर द्वितीय जो था मुगल बादशाह ये मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय। इसके द्वारा इन्हें राम मोहन राय की उपाधि दी गई थी। और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा था इसने, ठीक है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, ठीक है। और इन्होंने सामाजिक सुधार के कार्य बंगाल में किए। सामाजिक सुधार आंदोलन जो चले उन पे इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस तरह से राजा राम मोहन राय, और ये बंगाल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा क्या है? ठीक है, तो हमें मालूम है कि पहली जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? मैंडारिन, जो कि चीनी भाषा, इसे चीनी भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन हमसे वो पूछ क्या रहा है? दूसरी सबसे बड़ी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो दूसरी सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। और हिंदी हमारी तीसरे नंबर में आती है, ठीक है। दूसरे पे अंग्रेजी आ जाती है और तीसरे पे हमारी हिंदी, और चौथे नंबर पे हमारी स्पेनिश भाषा आ जाती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा चीनी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे अंग्रेजी, और तीसरे पे हिंदी, और चौथे पे चीनी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी भाषा कौन सी है बोली जाने वाली? तो वो है अंग्रेजी। हमारा राइट आंसर होगा सी, अंग्रेजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यहाँ पे हमने 2 ही ऑप्शन दिए हैं। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है कोशिका, सेल। ठीक है। कोशिका का विद्युत ग्रह, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका का विद्युत ग्रह ये कोशिका का विद्युत ग्रह किसको बोलते हैं? तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। ठीक है। तो हमारा जीवन की मूलभूत इकाई जो होगी उसको क्या बोलेंगे? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द विषु इक्विनॉक्स संदर्भित करता है, यानी इक्विनॉक्स जो है हमारा विषु है, इसका मतलब क्या होता है? एक समान आकार, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, या गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, या मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो हमारा विषु का जो मतलब है, ये विषुवत रेखा पे जब सूर्य चमकता है तब की बात करता है। तो जब सूर्य विषुवत रेखा पे चमकेगा तो सूर्य का जितना प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा उतना ही प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में भी जाएगा। तो इस तरह से दोनों गोलार्धों में बराबर प्रकाश होगा, अर्थात दिन और रात, जितने देर का दिन होगा उतने ही देर का रात होगा, अर्थात दिन और रात क्या होंगे? समान अवधि के होंगे। यही है इक्विनॉक्स, विषु। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वसंत विषु और दूसरा शरद विषु। कौन सा? शरद विषु। तो वसंत विषु जो होता है 21 मार्च को होता है। ठीक है। और जो शरद विषु होता है वो 23 सितंबर को होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी क्या अफ्रीकी हाथी है, नर दरियाई घोड़ा है, ब्लू व्हेल है, या नर हैमरहेड शार्क है? तो हमें मालूम है कि सबसे बड़ा जो स्तनपायी है वो ब्लू व्हेल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका भार 150 से 170 टन के लगभग होता है। मिनिमम इसकी लंबाई जो होती है 11 फीट होती है, और इससे ज़्यादा भी इसकी लंबाई होती है, जो लगभग 50 फीट तक भी हो सकती है। ठीक है। और ब्लू व्हेल जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी माना जाता है। ओके, ठीक है। इसको 50 फीट हो गई इसकी लंबाई, या कुछ ब्लू व्हेल 50, कुछ 60, कुछ 100 फीट तक की भी लंबी होती हैं, और कुछ ब्लू व्हेल तो ऐसी होती हैं जिनकी लंबाई 115 फीट तक भी देखी गई है। तो इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा, या हम कह सकते हैं सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी है। ठीक है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन? ब्लू व्हेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो थॉमस कप की बात कर रहा है। ठीक है। तो थॉमस कप जो है हमारा वो किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी से, या बैडमिंटन से, या टेनिस से, या फिर टेबल टेनिस से। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा बैडमिंटन से। जो थॉमस कप है हमारा वो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बैडमिंटन से हमारा नारंग कप भी जुड़ा हुआ है। बैडमिंटन से हमारा नारंग कप भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारंग कप हो गया, या सुधीरमन कप भी हो गया, सुधीरमन कप। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो संविधान हमारा कब पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 1950 में, 1950 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। कब? 26 जनवरी को। ठीक है,
26 जनवरी को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, और इसमें जो पहला संशोधन किया गया वो 1951 में, यानी पूर्ण रूप से लागू होने के अगले ही वर्ष 1951 में इसमें पहला संशोधन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त का वहन करने वाली धमनियां किससे संपूरित होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, लिपिड से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त वहन करने वाली जो धमनियां होती हैं उनमें धमनियां जो होती हैं एक सिराएं होती हैं। एक क्या होती है, ये धमनियां हमसे पूछ रहा है, एक होती है सिरा। ठीक है, तो धमनियां क्या करती हैं? रक्त को ले जाती हैं। ठीक है, तो जो रक्त ले जाएंगी उसमें काहे की मात्रा होगी? ऑक्सीजन की। और जो अशुद्ध रक्त लाएंगी उसमें काहे की मात्रा होगी? काहे की मात्रा होगी? CO2 की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। रक्त का वहन करने वाली जो धमनियां होती हैं वो कैसे संपूरित होती है? ऑक्सीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किसका? बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। तो बंगाल के शोक के रूप में दामोदर नदी को जाना जाता है। किसको? दामोदर नदी को। ये जब बारिश वर्षा आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना, बाढ़ आ जाने से यहाँ पे धन जन की बहुत ज़्यादा तबाही होती है। तो इस तरह से दामोदर नदी इसका राइट आंसर होगा। बंगाल का शोक किसे कहा जाएगा? दामोदर नदी को। वैसे ही हमारा जो सोन है वो तो अमरकंटक से निकली है। हुगली ये बंगाल में ही बहने वाली नदी है, और महानदी ये उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा से होते हुए बहती। इसी पे जो भारत का सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलो, आज इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक्स। ठीक है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।